दाविद के अन्य प्रसिद्ध चित्रों में ब्रूटस के पुत्रों के निधन की खबर भी बहुत प्रसिद्ध है, जो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय चित्रित किया गया चित्र था। क्रांतिकारी जनता एवं राजनिष्ठ परंपरावादी दोनों को रोमन साम्राज्य का इतिहास समान आदर का विषय था। जनता को ब्रूटस के क्रांतिवादी विचार से आकर्षित किया, जबकि राजनिष्ठ लोग सीजर का साम्राज्यवाद पसंद करते थे। दाविद के चित्र ब्रूटस के पुत्रों के निधन की खबर का जनता पर इतना प्रभाव पड़ा कि वॉल्टेयर के नाटक ब्रूटस का रंगमंच पर अभिनय करते समय प्रमुख जो नट थे वे भी दावी के जो चित्र में चित्रित निर्दिष्ट मुद्राएं थी उसको कॉपी करते थे। 1792 में फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा पर चुने जाने से दाविद फ्रेंच कला क्षेत्र के तानाशाह के रूप में भी जाने जाते थे। रोमन ग्रीक शैली को उन्होंने नवशास्त्रीयतावाद के अंदर पुनर्जीवित किया था और ये कला शैली फ्रांस में पूर्णतः फैल गई थी और रोकोको को वहां पे गौण स्थान प्राप्त था। इसी प्रकार उसने वास्तुकला, अंत्यसज्जा, पोशाक प्रचलन आदि कलाओं को दाविद के विचारों के अनुसार परिवर्तन हमने देखा। दाविद के कुछ चित्र हैं जिसमें हम देखेंगे कि 1825 में विषय दाविद के दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला वर्ग है जिसमें हम प्राचीन ग्रीक जो माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं या प्राचीन ग्रीक विषय थे उनसे संबंधित, और एक समकालीन। प्राचीन के अंदर हम देखेंगे कि सुकरात की मृत्यु, डेथ ऑफ सोक्रेटिस नामक ये चित्र प्रसिद्ध है। जैसे ओथोफोराती का स्थान है उसी प्रकार डेथ ऑफ सोक्रेटिस का भी दाविद के कला यात्रा के अंदर इसका प्रमुख स्थान है। दूसरा है रेप ऑफ सबवाइन्स हुवन, एक है ब्रूटस के पुत्रों का शवों का दहन। इस प्रकार के जो ग्रीक और रोमन विषय हैं ये इसके प्रमुख शैली के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रमुख और प्रथम वर्ग के रूप में हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो विषय है वो विषय है जो कि समकालीन या फिर दार्शनिक या फिर कोई संदेश के रूप में उन्होंने चित्रित किया, जिसमें डेथ ऑफ मारा, डेथ ऑफ कारा, गैंत की महिलाएं इत्यादि हम देख सकते हैं। अन्य जो चित्रकार हैं जिसमें ग्वेरे का भी नाम आता है, जो कि दाविद को पूरी तरह से कॉपी करता है और कॉपी करते हुए नवशास्त्रीयतावादी शैली के अंदर ही अपने जीवन के अंत तक उसने काम किया। दूसरा है एक ग्रोक नामक कलाकार, वह भी दाविद का शिष्य ही था और दाविद को ही अनुकरण करता रहा। इसी प्रकार एक और कलाकार आते हैं जो जिनका नाम है अंग्र। अंग्र को हम रोमांटिसिज्म के अंदर भी पढ़ेंगे और न्यू क्लासिसिज्म में जहाँ इसका जिक्र आता है वहाँ पे हम उसको उसी प्रकार से चित्रों के रूप में हम अंग्र को पढ़ सकते हैं, जिसे इंग्रे भी कहा जाता है। ये दाविद के साथ में ही काम करने वाला कलाकार था। इसने नवशास्त्रीयतावादी चित्र भी बनाए और ये दाविद के प्रमुख शिष्यों और प्रिय शिष्यों के रूप में भी जाना जाता है। अंग्र ने बहुत सारे श्रेष्ठ रेखा चित्र बनाए जो कि नव विचार वाले तो थे पर नवशास्त्रीयतावादी भी रहे। दाविद को इच्छा थी कि उनके जो शिष्य हैं वो नवशास्त्रीयतावाद पर पूर्णतः निष्ठा रखें, पर ऐसा हो नहीं पाया था। अंग्र भी ऐसे ही कलाकारों में थे जो कुछ समय तक नवशास्त्रीयतावादी काम करके बाद में रोमांसवादी हो जाते हैं। कहा जाता है कि दाविद और अंग्र में कुछ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो गए थे। इन चित्रकारों की भी नवशास्त्रीयतावाद पर वह विशुद्ध निष्ठा नहीं थी जो दाविद चाहते थे। वैसे 1808 से ही दाविद कहने लगे थे कि मैंने चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा कष्टप्रद है। वह फ्रेंच चित्रकार उस दिशा में अधिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पाएंगे, और ये बात आगे जाके सही भी सिद्ध हुई।
हम दावीद की जो कला शैली है उसकी प्रमुख विशेषताएं भी देख सकते हैं कि दावीद की कला शैली में क्या क्या कला संबंधित विचार और परंपराओं को इसने रखा, जिसमें है प्रथम कि दावीद के चित्र में नाटकीय दृश्य का स्थान सम्मुख मुद्राओं ने ले लिया था। एक कारण और है कि शास्त्रीयता के अतिरिक्त वेनिस की कला एवं रोमांटिसिज्म का प्रभाव होने से वह संतुलन की पूरी तरह से पालना नहीं कर पाया। दूसरा है कि दावीद के चित्र संयोजन में उसने सबल कोणों का ही अधिक प्रयोग किया है। घटनाओं को प्रस्तुत करने में वह नाटक के सूत्रधार की भांति वर्णनात्मक विधि से काम लेता है, अर्थात दावीद की चित्रशैली पुरुषोचित है। पुरुषोचित होने के कारण उसमें स्त्री सुलभ कोमलता एवं भावुकता नहीं दिखाई देती है। समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी हुआ। सर्वोत्तम व्यक्ति चित्र रेकामिये नामक है। उसके केवल ऐसे ही विषयों का अंकन उसके चित्रों में देखने को मिलता है जिनका प्रत्यक्ष जीवन में ही अनुभव किया जा सके। अलौकिक एवं अतीन्द्रियता से वह कोसों दूर था। उसके दृश्य चित्र खुले वातावरण को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति रखते थे। 1850 ईस्वी के पश्चात यह विचार और अधिक सबल भी हुआ। दावीद ने यूनान तथा रोम के वस्त्रों को पुनः चित्रित किया, जैसा कि मैग्नेग्ना ने अपने युग में किया था। उसने कहा, रंग की अपेक्षा रेखा तथा घनत्व का महत्व है। संवेदन से विचार श्रेष्ठ है। चित्र को एक प्रकार का रिलीफ समझा गया, जिसमें रंगों के द्वारा मूर्ति जैसा उभार लाने की चेष्टा हुई। अपने समय की कला को उसने बहुत प्रभावित किया और वातो तथा बूशे की शैलियों को एक प्रकार से उसने नकार ही दिया था। नवशास्त्रीयतावाद में साहित्य का प्रभाव भी रहा था। नवशास्त्रीयतावाद में वास्तुशास्त्र, मूर्तिकला, चित्रकला के साथ साथ जिस क्षेत्र में अविरल प्रगति हो रही थी वह था साहित्य का क्षेत्र। अनेक समकालीन साहित्यकारों ने अपने लेखों द्वारा समाज की समकालीन परिस्थितियों को उजागर किया। नियोक्लासिकल युग से पूर्व ऑगस्टीन युग साहित्य के क्षेत्र में अधिक पनपा था तथा नियोक्लासिकल युग के लेखक अधिकतर ऑगस्टीन युग के लेखकों का ही अनुकरण करते आ रहे थे। रोमन काल के चित्रकार काल्पनिक जगत को ही वर्णित करने के कारण चर्चित थे, वहीं नियोक्लासिकल तर्क और सत्यता को दर्शाते थे। नवशास्त्रीयतावादी युग सामान्य तौर पर पुनर्जागरण काल और स्वच्छंदतावाद युग के मध्य का काल है, जो 3 भागों में हम इसको देख सकते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड जो 1660 से 1700 ईस्वी तक रहा। दूसरा है ऑगस्टॉन एज 1700 से 1745 ईस्वी तक। तीसरा है एज ऑफ जॉनसन 1745 से 1784। सैमुअल जॉनसन के नाम पर ये वाला एज पड़ा। जो रेस्टोरेशन है वह चार्ल्स प्रथम की हत्या के बाद सर काट देने के पश्चात उसका साम्राज्य रिस्टोर कर दिया गया था, तभी से इस युग का नाम रेस्टोरेशन पीरियड पड़ा। ऑगस्टन एज पोप और ड्राइडन एज युग को पोप और ड्राइडन युग नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों इस युग के सबसे प्रभावशाली साहित्यकारों में शामिल हुए थे। एज ऑफ जॉनसन ऑगस्टीन युग के पतन के बाद जो युग साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक फलीभूत हुआ वह जॉनसन कालीन युग था। इस प्रकार नवशास्त्रीयतावाद न केवल चित्रकला, संगीत, साहित्य इत्यादि में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था।
जिसमें ग्रीक कला को आदर्श के रूप में सम्मुख रखकर एक कला शैली के रूप में इसको प्रस्तुत किया।